हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसके हम लोग डे 39 में आज आ चुके हैं। मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज फिर से 14 क्वेश्चंस लेके 2014 और 15 के मैं आपके सामने आया हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन फिर से वही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको वही करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है एंड देन कम बैक एंड चेक योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन इज सीटेड इन रोज फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन। ईच रो कंटेन्स 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि अगर किसी रो में x बच्चे हैं तो उसके पीछे की रो में x-3 बच्चे हैं। सिमिलरली x-6 उसके पीछे, फिर सिमिलरली x-9 उसके पीछे, ऐसे करते करते। ठीक है, और x-12 एंड सो ऑन। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि इन सब का जो सम है वो किसके बराबर है? 630 के बराबर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो नंबर ऑफ रोज है वो पॉसिबल नहीं है। 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज या 6 रोज। ठीक है, और वो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो x की वैल्यू है, बिकॉज x इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक रो में बैठे हुए हैं, अगर वो वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू नहीं आती है तो देन यू कैन टेल इट। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहें, ठीक है, या फिर अगर आप इसको AP से करना चाहें अगर आप लेमैन तरीके से करते हैं तो आप नंबर ऑफ रोज को 3 लें। 3 रोज मतलब ये और ये, इन तीनों को ऐड करें, मेक इक्वल टू 630। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिलेगी। अगर एक्स की इंटीजर वैल्यू है तो दैट नंबर ऑफ रोज इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको AP से करना चाहें, क्योंकि आपको ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी दिख रहा है ना, एक डिक्रीजिंग सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस -3 का है। ठीक है, तो इसमें जो SN है दैट इज नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ n टर्म्स, वो 630 बन रहा है। ठीक है, और अगर आप अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं लेकिन आपको ये नहीं पता, आप अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से 3 4 ऐसे कुछ करके लेते हैं, ठीक है, तो लेट से मतलब फिर तो वो वही हो जाएगा, है ना। लेट से 3 से अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको जो ये आएगा दैट इज 630 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 3/2, 2a दैट इज 2x प्लस n-1 दैट इज 3 - 1 इज 2 एंड d इज -3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 210 420 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 2x इक्वल टू 426, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या? 213। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है। सिमिलरली आप 4 5 6 पर रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट वाला आपको चेक करके बताता हूँ बिकॉज दैट इज़ ओनली द आंसर। और जब भी आपको कभी ऑप्शन रख के चेक करना हो तो लास्ट से चेक करें। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं लास्ट से चेक करता हूँ तो 210 सॉरी 630 इज इक्वल टू 6/2, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इक्वल टू 2x प्लस n-1 विल बी 6 - 1 5 एंड दिस विल बी -3। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 0 5 105 210 इक्वल टू 2x माइनस 15। इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 112.5 विच इज़ नॉट अ इंटीजर वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू का मतलब क्या है कि एक रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, सो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी सब में आप चेक करेंगे तो यू विल गेट एन इंटीजर वैल्यू ऑफ x, बट x इक्वल टू 6 मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 6 इज नॉट पॉसिबल, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि हर रो में उसके फ्रंट रो से 3 बच्चे कम होने चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ें, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से कुछ उसी तरीके के स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू। ठीक है, प्राइस और वैल्यू एक चीज़ नहीं होती है। सपोज दैट ऑन अ डे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग विज कोल, ब्रेड, पोस्टेज स्टैम्प्स, अ डेज लेबर, द रेंट ऑफ हाउसेज एक्सेट्रा वर टू डबल। ठीक है, कि मान लीजिए किसी दिन हर चीज़ के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, तो प्राइजेज देन वुड सर्टेनली राइज, तो प्राइजेज वो बढ़ गए, बट वैल्यूज़ ऑफ ऑल थिंग्स एक्सेप्ट वन वुड नॉट। लेकिन हर चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, किस चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट इफ प्राइजेस ऑफ ऑल थिंग्स वर डबल, है ना। तो राइटर ये कहना चाहता है कि अगर हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो क्या होगा? द वैल्यूज़ ऑफ ऑल थिंग्स वुड रिमेन कांस्टेंट, कि हर चीज़ की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। नहीं, वो तो ये कह रहा है कि हर चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, तो हर चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। सेकंड वन, द वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स सोल्ड वुड बी डबल्ड, हर चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी ऐसा भी नहीं कह रहा वो। ठीक है, और डबल हो जाएगी ऐसा भी नहीं कह रहा है। द वैल्यूज़ ऑफ द थिंग्स बॉट वुड बी हाफ्ड, ठीक है, जो भी सामान खरीदा जाएगा उसकी जो वैल्यू है वो आधी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं बोल रहा है। वो तो ये बोल रहा है कि हर चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। द वैल्यू ऑफ मनी ओनली वुड बी हाफ्ड, सिर्फ मनी की वैल्यू जो है वो आधी होगी, है ना, और बाकी सब चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी। वो यही कह रहा था कि जो प्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगे, इसलिए ऑल थिंग्स की वैल्यू भी बढ़ेगी एक्सेप्ट वन, और वो वन चीज़ क्या है? मनी, कि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, बाकी हर चीज़ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये जो सेशंस हैं फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प हो रही है प्रैक्टिस में या कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी, है ना, फाइनेंशियल हेल्प होगी, एंड वी रियली नीड इट। तो इसलिए जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है कि लिबर्टी देयरफॉर इज नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड राइट्स। ठीक है, कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता जो है वो कभी भी रियल नहीं होती, वास्तविक नहीं होती है, अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड राइट्स। जब तक सरकार अगर आपके राइट्स को इन्वेड कर रही है, यानी कि सरकार आपके अगर अधिकारों के ऊपर आक्रमण कर रही है, तो उससे उसको अकाउंटेबल ना बनाया जाए, मतलब सरकार से ये पूछा ना जाए कि आप हमारे अधिकारों के ऊपर इन्वेजन क्यों कर रहे हैं, आक्रमण क्यों कर रहे हैं, है ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि लिबर्टी जो है वो रियल है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जस्टिफिकेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल लग रहे हो, डिफिकल्ट लग रहे हो, है ना। तो यही स्ट्रेटेजी आप लोग अपने सी सेट में भी फॉलो करते हैं या कर सकते हैं। अगर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर आपको उनमें से ये नहीं पता लग रहा है कि सही कौन सा है, तो कोई बात नहीं, ट्राई टू एलिमिनेट जो आपको गलत लग रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट उन स्टेटमेंट्स को करें या उन ऑप्शंस को करें जो अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स या अकॉर्डिंग टू द गिवन आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, पहला कह रहा है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, बेस्ट जस्टिफिकेशन इसका क्या है कि इन द रियलाइजेशन दैट द गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉट टू बुक इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कि यानी कि सरकार से कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो आप जस्टिफिकेशन मांगे, बट ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, कोर्ट ऑफ लॉ की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ये तो गया। सेकंड वन सेज इन आइडेंटिफाइंग अ मैन एज अ पॉलिटिकल यूनिट इन अ वे विच डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम अदर सिटीजन्स, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि मैन को एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए और जिसकी वजह से वो बाकी सिटीजन से अलग हो जाए। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ मैन कैन फाइंड सेटिस्फेक्शन, बेसिक नीड्स ऑफ मैन की तो कहीं बात ही नहीं हुई। इन दी अंडरस्टैंडिंग दैट लिबर्टी एंड रिस्ट्रेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो लास्ट में यही बचता है, तो दिस इज ओनली दी आंसर। ठीक है, कि स्वतंत्रता और पाबंदियां जो हैं वो क्या है, परस्पर पूरक है एक दूसरे के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में कि आपको सही क्या है वो नहीं पता लग रहा है, तो कोई बात नहीं, गलत को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ठीक है, यू विल बी लेफ्ट विद दी करेक्ट वन। ठीक है, अब जैसे फिर से ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द आर्मी पर्सनल इज 8 in 1000।
ठीक है, जो आर्मी के लोग होते हैं उनमें प्रति 1000 व्यक्तियों में 8 लोगों की डेथ होती है, लेकिन सिविलियन अगर हम बात करें तो उसमें 1000 लोगों में 20 लोगों की डेथ होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर आर्मी और सिविलियंस में सिर्फ डेथ की संख्या दी गई है पर 1000 पर्सन या पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि इट इज़ बेटर टू ज्वाइन दी आर्मी, कि आर्मी को ज्वाइन करना बेहतर है। ऐसा कहीं पर कोई बात थोड़ी हो रही है। सेकेंड वन सेज द रिलेशनशिप इज फॉर्च्यूशियस। फॉर्च्यूशियस का मतलब होता है कि आकस्मिक रिलेशन, आकस्मिक मतलब सडन रिलेशन इस तरीके का कुछ बन रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज़ वेरी हाई विद इन दी आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, ऐसा भी कहीं कुछ मेंशन थोड़ी है। लास्ट वन से इज द ग्रुप कैन नॉट बी कंपेयर ड्यू टू देयर हेट्रोजेनिटी। ठीक है, दोनों ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चाहे आप आर्म्ड फोर्सेस की या आर्मी की बात करें या सिविलियंस की बात करें, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है। मतलब आर्मी की लाइफ बिल्कुल अलग ही तरीके की होती है, जो सिविलियंस है उनकी लाइफ अलग तरीके की होती है ना। तो अनटिल एंड अनलेस को उसमें कुछ और चीज़ दी हुई हो, है ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उनको लेकर, तब तक आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से उसी तरीके का सवाल है। गिवन द स्टेटमेंट बसेज आर द कॉज ऑफ मोर एक्सीडेंट देन कार्स। ठीक है, कि ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू कार्स बसेस से होते हैं, है ना। बसेस जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट्स का कारण है देन कार्स, कार के कंपैरिजन में। एंड ट्रक्स कॉज फ्यूअर एक्सीडेंट देन बसेस, और ट्रक से होने वाले जो एक्सीडेंट्स की संख्या है वो बसेस से होने वाले एक्सीडेंट से कम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉ। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? देयर आर मोर बसेज ऑन द रोड देन ट्रक, है ना, कि सड़कों पर ज़्यादा बसें चल रही हैं ट्रक के मुकाबले। ये कहीं पर दिया थोड़ी है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, वो तो एक्सीडेंट की बात कर रहा है। कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर्स। अब कार ड्राइवर जो है वो बस ड्राइवर से ज़्यादा केयरफुल हैं, ऐसा भी नहीं दिया हुआ है कहीं। ठीक है, वो तो कह रहा है कि बसेस से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि कार ड्राइवर ज़्यादा केयरफुल है। ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन आइदर कार और बस ड्राइवर्स। ट्रक ड्राइवर ज़्यादा स्किल्ड हैं। अगर एक्सीडेंट ट्रक से कम हो रहे हैं, है ना, और वो भी एज़ कम्पेयर टू बसेस, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर्स और कार ड्राइवर से ज़्यादा स्किल्ड है? ये सब इधर उधर की बातें चल रही हैं। ठीक है, सिर्फ उस बात पर स्टिक करें जो आपको यहाँ से एग्जैक्टली मिल रही हो। अगर नहीं मिल रही है तो फिर जो भी है उनको एलिमिनेट करते चलें। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू इमर्ज देयर इज लाइकलीहुड ऑफ मिलिट्री टेकिंग ओवर पावर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मैं हिंदी में ही पढ़ते चलता हूँ कि यदि राजनीतिक नेतृत्व उभरने में असफल होता है तो विकासशील देशों में, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में, सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना होती है। मतलब जहाँ पर जो आपके पॉलिटिकल लीडरशिप है अगर वो इमर्ज नहीं करता है तो डेवलपिंग कंट्रीज में खासकर ये देखने को मिलता है कि जो मिलिट्री है ना, वो क्या करती है, पावर टेक ओवर कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री कूप, है ना। इस तरीके की चीज़ हमने देखी है, मिलिट्री कूप होता है बहुत जगह पर, वही बात कर रही है। रेडिकल स्टूडेंट ग्रुप्स और लेबर्स में ट्राई टू रेज रिवॉल्यूशन बट दे आर नॉट लाइकली टू कम्पीट विद द मिलिट्री। ठीक है, जो स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, रेडिकल स्टूडेंट ग्रुप्स, या आप कह सकते हैं उग्र छात्र समूह होता है, या फिर जो लेबर होता है ना, श्रमिक जो होते हैं, वो रिवॉल्यूशन या वो किसी तरीके की क्रांति उत्पन्न करना चाहते हैं या कर सकते हैं, लेकिन वो मिलिट्री से कम्पीट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने पीछे एक रियल केस देखा, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में। ठीक है, जहाँ पर इस तरीके के स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन मिलिट्री ने वही है, मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया, तो मिलिट्री के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन, रूल एंड विड्रॉल फ्रॉम पॉलिटिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोसाइटीज़ लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यानी कि मिलिट्री कितना इंटरवीन कर रही है, कितना दखल दे रही है ना, वो रूल कर रही है या वो पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर रही है, ये चीज़ बेसिकली हमें ये दिखाती है कि हमारा समाज में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो राजनीतिक विकास है, उसका क्या स्तर है, क्या लेवल है, ये सब चीज़ें इससे पता लगती है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट द अजम्पशन इन द अबव पैसेज इज दैट पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ नॉट एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं दिया है।
मिलिट्री फिल्स इन पॉलिटिकल वैक्यूम, ये हो सकता है, अभी आगे देखते हैं। मिलिट्रिकल इंटरवेंशन इज इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए मिलिट्री का इंटरवेंशन इनएविटेबल है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ऐसा भी थोड़ी दिया है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, ये वाला आंसर है इसका कि मिलिट्री फिल्स इन पॉलिटिकल वैक्यूम, क्योंकि सबसे पहली लाइन में वही लिखा है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप इवॉल्व नहीं होती है, इमर्ज नहीं होती है, ठीक है, यानी कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अ पॉलिटिकल वैक्यूम, तो उसको कौन फिल करता है? मिलिट्री, ठीक है, तो मिलिट्री फिल्स इन दी पॉलिटिकल वैक्यूम, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चंस है अभी तो, हालांकि आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी डेफिनेटली रेज होगा, बट अभी फ़िलहाल इन क्वेश्चंस का लेवल आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 पर्सन्स, आलोक, भूपेश, चंदर एंड दिनेश, इनके पास टोटल 100 रुपये हैं, ठीक है, चारों के पास मिला के, यानी कि आप कह सकते हैं इनको मैं अगर ABCD लिख लूँ, क्योंकि इनके नाम ऐसे ही हैं, A + B + C + D, इनके पास 100 रुपये हैं कुल मिला के, ठीक है। आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच मनी एज चंदर एंड दिनेश बिटवीन देम, यानी कि आलोक और भूपेश के पास मिला के उतने पैसे हैं जितने चंदर और दिनेश के पास मिला के हैं, ठीक हो गया। बट आलोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश, लेकिन आलोक के पास पैसा भूपेश से ज़्यादा है, तो आलोक इज़ ग्रेटर देन भूपेश, ठीक। देन चंदर हैज़ ओनली हाफ द मनी दैट दिनेश हैज़, चंदर के पास उतना पैसा है जितना दिनेश के पास है, उसका आधा, ठीक हो गया। आलोक हैज़ इनफैक्ट 5 रुपीज़ मोर देन दिनेश, और आलोक के पास पैसा है दिनेश से 5 ज़्यादा, ठीक है। तो हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? देखो A की वैल्यू B से ज़्यादा है ना, A इज़ ग्रेटर देन B, तो B तो सबसे ज़्यादा हो नहीं सकता। C इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ D, तो यानी कि C जो है वो D से कम है, तो इसलिए C भी हाईएस्ट नहीं हो सकता। अब बात आती है A और D में, और A और D में आप यहाँ से देख सकते हैं कि A जो है वो D से बड़ा है, क्योंकि A हैज़ 5 मोर देन D, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर इज ऑप्शन A, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आराम से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर है बात। चलें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप 2026 की या 2027 की तैयारी कर रहे हैं और CSET अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो उसके लिए हमारा जो नया बैच है वो 1 जून से शुरू हो सकता है, मतलब अभी तक के हिसाब से तो हो ही सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात देश में चल रहे हैं, अगर UPSC का प्रीलिम्स पोस्टपोन नहीं होता है, ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिन थोड़ा सा टेंस सिचुएशंस रहेगी, है ना। तो अगर UPSC का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो 25 मई को ही अगर होता है तो फिर 1 जून से हम लोग ये अपना बैच शुरू करेंगे। एनरोलमेंट्स ऑलरेडी इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं, या हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये लिस्टेड है, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है, तो ये मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ 9150449990, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नंबर आपको नीचे भी दिख रहा होगा। और अगर आप 2026 या 27 के एस्पिरेंट नहीं हैं, तो आपके कोई फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, है ना, रिलेटिव हों, भाई बहन हो, तो उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट्स सोल्ड वर 420, ठीक है, टोटल टिकट जो बिके हैं वो 420 हैं। हाफ ऑफ दीज टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, इनमें से आधे टिकट जो है वो 5 रुपये के हिसाब से बिके हैं, मतलब 5 रुपीज़ ईच। 1/3 टिकट जो है वो 3 रुपये के हिसाब से बिके हैं, और रेस्ट जो है वो 2 रुपये के हिसाब से बिके हैं। तो व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, तो कितना टोटल अमाउंट मिला? देखो 420 टिकट टोटल है, उसके आधे, दैट मीन्स 1/2 ऑफ 420 वो 5 रुपये के हिसाब से बिके हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2101050, ठीक है, ये हो गए 5 रुपये के हिसाब से बिकने वाले टिकट से इतना पैसा आया, ठीक है। 1/3 टिकट जो है, 1/3 टिकट जो है वो 3 रुपये के हिसाब से बिके हैं, तो दैट मीन्स यहाँ से आया 420 रुपीज़, और बाकी बचे हुए जो टिकट है, अब बाकी कितने बचे? 210 यहाँ से गए,
140 यहाँ से गए, 350 हो गए, 420 टिकट्स टोटल बिके, तो देर आर 70 मोर टिकट्स लेफ्ट जो 2 रुपये के हिसाब से बिके हैं, तो 140 रुपये यहाँ से आए। तो टोटल कितना पैसा आया, बस कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो दिस इज 0, 9, 11 कैरी 1, 5, 1, 6 एंड 1, 1610 रुपीज़ इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, 1 मिनट में करने वाला सवाल है। क्लियर, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, एक ऑटोमोबाइल ओनर reduced his monthly petrol consumption when the prices went up. The price and consumption relationship as follows. ठीक है कि अगर प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो उस हिसाब से अपना कंजम्पशन जो है, मंथली कंजम्पशन उसको कम कर रहा है। तो इफ़ द प्राइस गोज़ अप टू 80 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि अभी 75 तक पहुंच गया, अगर प्राइस 80 रुपये पहुँचता है तो उसका जो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अब आप देखो यहाँ पर अगर 40 रुपये प्राइस है तो वो 60 लीटर कंज्यूम कर रहा है, अगर 50 रुपये प्राइस है तो वो 48 लीटर कंज्यूम कर रहा है, अगर 60 रुपीज़ प्राइस हुआ है तो वो 40 लीटर कंज्यूम कर रहा है, और 75 प्राइस हुआ है तो वो 32 लीटर कंज्यूम कर रहा है। अगर प्राइस बढ़ के 80 रुपीज़ होता है तो वो कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2400 रुपये लग रहे हैं उसके महीने के, इसको मल्टीप्लाई करो अगेन 2400, यानी कि उसका महीने का आप कह सकते हो कि पेट्रोल है ना, क्या है ये, पेट्रोल, हाँ पेट्रोल का जो उसका मंथली बजट है वो फिक्स है 2400 रुपये का, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ता है तो वो अपना कंजम्पशन कम कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको 2400 ही उसका बजट है और 80 रुपये लीटर अगर प्राइस हो गया है तो वो कितना कंज्यूम करेगा, जस्ट डिवाइड दिस बाय 80 यू गेट 30। सो ही विल कंज्यूम 30 लीटर्स नाउ, क्योंकि उसका मंथली बजट फिक्स है, वो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है बात। चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 2015 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन हैड अ वाइफ, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स इन हिज फैमिली, ठीक है। एक आदमी के परिवार में उसकी एक पत्नी है, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, ठीक है, 1 सन एंड 2 sons and 2 daughters. The daughters were invited to a feast and the male members of the family went out to take part in a picnic. ठीक है, डॉटर्स को जो है वो इनवाइट किया गया है किसी फीस्ट के लिए, है ना, और जो मेल मेंबर्स हैं वो सारे के सारे चले गए हैं पिकनिक में। द मेन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, उस आदमी के जो पिता हैं वो अभी तक काम से नहीं लौटे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। देखो पहली बात तो जो 2 डॉटर हैं वो तो फीस्ट में चली गई हैं, जो मेल मेंबर्स हैं यानी कि 2 सन और ये जो मैन है ये चले गए हैं पिकनिक में। तो घर में कौन बचा है, उसकी वाइफ मोस्ट प्रोबेबली। ओनली द मेन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, इट इज़ लाइकली दैट द मेन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, नन वॉज लेफ्ट एट होम एंड मोर देन 1 पर्सन वॉज लेफ्ट एट होम। अब देखो उसके फादर जो हैं वो तो काम से लौटे हैं नहीं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा व्यक्ति के घर में होने का तो चांस है नहीं, ठीक है, कोई ना कोई तो घर में है। अब कौन है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से ज़्यादा जो सूटेबल स्टेटमेंट है, मतलब तो दोनों का एक ही है, लेकिन इसमें सर्टेनिटी है कि ओनली द मेन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, सिर्फ जो उस आदमी की पत्नी है सिर्फ वही घर पर है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ लाइकली दैट द मेन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, कि इस बात की आशंका है या इस बात की चांसेस हैं, संभावना है कि उस आदमी की पत्नी जो है वो घर में है। तो दोनों में से ज़्यादा सूटेबल आंसर ये बनेगा, दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। इट इज़ लाइकली, ज़्यादा चांसेस इस बात की हैं कि उस आदमी की पत्नी जो है वो घर पर है, ठीक है। हो सकता है वो कहीं बाहर गई हो, वो हमें नहीं पता, है ना, तो इसलिए हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि वही घर में बची है, लेकिन हाँ इस बात की संभावना है कि वो घर में हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको, वैसे तो चांसेस अब कम है आने के,
लेकिन अगर आते हैं, अगर आपको श्योरिटी है तभी करें, ठीक है। अगर श्योरिटी नहीं है, किसी में अगर कोई डाउट लग रहा है तो ना करें, ठीक है, क्योंकि गलत करने से बेटर है क्वेश्चन को छोड़ दें, है ना। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दो लोगों का कुछ कन्वर्जेशन है या स्टेटमेंट है ना। गीता कह रही है नरेश हैज़ बिकम अ बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन, ठीक है। गीता का ये कहना है कि नरेश जो है जब से उसने मेडिटेशन शुरू किया है तब से वो एक अच्छा बॉक्सर बन गया है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए राधा का ये कहना है इम्पॉसिबल, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अ बॉक्सर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज़ हिज एग्रेसिवनेस, कि बॉक्सर की जो सबसे बड़ी गुण है, जो सबसे बड़ा एसेट है वो क्या है, उसकी आक्रामकता, एग्रेसिवनेस। तो राधाज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स हर बिलीफ दैट, तो राधा का स्टेटमेंट जो है वो उसका कौन सा बिलीफ दिखाता है, हमें उसकी कौन सी जो विश्वास है, जो धारणा है वो बताता है कि मेडिटेशन टेंड्स टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव, मेडिटेशन हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु प्रैक्टिसेस इट, नरेश वॉज अ पुअर बॉक्सर अर्लियर बिकॉज ही वॉज नॉट एन एग्रेसिव इनफ एंड नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन एज ही वॉज अ बॉक्सर। तो इनमें से राधा का क्या बिलीफ दिखता है हमें यहाँ से, है ना। देखो गीता ने ये कहा कि जब से नरेश ने मेडिटेशन शुरू किया है वो एक अच्छा बॉक्सर बन गया है, बेटर बॉक्सर बन गया है। वो इसका मतलब पहले खराब बॉक्सर था ऐसा नहीं है, पहले भी अच्छा था लेकिन अब वो और बेहतर हो गया है जब से उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया है। लेकिन राधा का कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक जो बॉक्सर है उसके लिए एग्रेसिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब, क्योंकि उसने ये कहा है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, कि मेडिटेशन करने से कोई ज़्यादा बढ़िया बॉक्सर बन जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मेडिटेशन करने से आपकी जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाती है। इसका मतलब वो यही कहना चाह रही है ना, क्योंकि तभी तो अब वो ये कह रही है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि मेडिटेशन करने से कोई ज़्यादा बेहतर बॉक्सर बन जाए। तो राधा का ये बिलीफ यहाँ से दिखता है कि मेडिटेशन टेक्स टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव, ठीक है, कि मेडिटेशन करने से जो व्यक्ति है वो कम एग्रेसिव हो जाता है, तो वो ज़्यादा बढ़िया बॉक्सर उसके बाद बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये बिलीफ उसका यहाँ से देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन एंड ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। सभी जो गुड एथलीट्स हैं वो जीतना चाहते हैं, और जितने भी एथलीट्स या सभी एथलीट जो जीतना चाहते हैं वो वेल बैलेंस डाइट लेते हैं। यानी कि सारे जो गुड एथलीट्स हैं वो वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक। देयरफॉर ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट अ वेल बैलेंस डाइट आर बैड एथलीट्स, इसीलिए जो भी ऐसे एथलीट्स जो वेल बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं वो बैड एथलीट है। जो वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, जितने भी गुड एथलीट्स हैं वो वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, और जो वेल बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं वो बैड एथलीट है, ठीक। अब इनमें से बेस्ट कंक्लूजन क्या है कि नो बैड एथलीट वांट्स टू विन, कोई भी बुरा एथलीट जो है वो जीतना नहीं चाहता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। नो एथलीट हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट, ये बात सही है कि कोई भी ऐसा एथलीट जो वेल बैलेंस डाइट नहीं लेता है वो गुड एथलीट नहीं है। यस, क्योंकि जितने भी गुड एथलीट हैं वो तो वेल बैलेंस डाइट लेते हैं ना, तो जो भी गुड बैलेंस डाइट नहीं वेल बैलेंस डाइट नहीं लेता है वो गुड एथलीट नहीं है। दिस इज करेक्ट। बाकी भी चेक कर लो। एवरी एथलीट हु ईट्स अ वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट, एवरी एथलीट हु ईट्स अ वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट, ठीक है। ऐसा नहीं है। और एवरी एथलीट जो वेल बैलेंस डाइट लेता है वो गुड एथलीट है, ऐसा नहीं। जो गुड एथलीट है वो वेल बैलेंस डाइट लेता है, ठीक है। लास्ट, ऑल एथलीट्स हु वांट्स टू विन आर गुड एथलीट्स, नहीं। गुड एथलीट्स वो हैं जो जीतना चाहते हैं, लेकिन जो जीतना चाहते हैं वो गुड एथलीट्स हैं, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ ए बी सी एंड डी हैज़ ₹100, ठीक है। 4 लोग हैं, ए बी सी डी, चारों के पास 100 रुपये है, ऑल हैव ₹100, ठीक है। ए पेज ₹20 टू बी, ए जो है वो बी को देता है 20 रुपये, तो ए के पास अब कितने बचे, 80 रुपये, बी के पास कितने हो गए, 120 रुपये, ठीक है। हु पेज 10 टू सी, अब ये हु पेज कौन है, बी, बी जो है वो इसको दे रहा है, मतलब यहाँ पर तक स्थिति ये है, वो इसको दे रहा है कितने रुपए, 10 रुपये,
ठीक है। हु गेट्स, अब ये हु गेट्स इज सी, हु गेट्स 30 फ्रॉम डी, और इसको यहाँ से 30 और मिल रहे हैं। तो अब क्या सिचुएशन बन गई, दिस इज 80, इसके 10 रुपये इधर गए तो ये 110, इसके बाद 10 रुपये इधर से आए, 30 रुपये इधर से आए तो ये 140, और इसके 30 रुपये यहाँ से कम हुए तो 70। ये स्थिति बन गई फाइनल। तो अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। सी इज़ द रिचेस्ट, देखो सी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है तो सी रिचेस्ट है, ये बात तो ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। डी इज़ द पुअरेस्ट, डी इज़ द पुअरेस्ट, येस डी के पास सबसे कम पैसा है तो डी इज़ द पुअरेस्ट, ये भी सही है। थर्ड सेज सी हैज़ मोर देन वट ए एंड डी हैव टुगेदर, सी के पास उतना है जितना ए और डी के पास मिला के है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। एंड लास्ट वन इज बी इज रिचर देन डी, बी इज रिचर देन डी, यस बी, क्योंकि वैसे भी डी तो पुअरेस्ट है तो बी इज रिचर देन डी इज करेक्ट। द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग इज दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि सी के पास उतना नहीं है जितना ए और डी के पास मिला के है, सी के पास 140 है और ए और डी के पास मिला के 150 होता है। क्लियर है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का भी कुछ है नहीं इनमें। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, अगेन 2015 में पूछा गया। इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स, दैट इज 4 व्हीलर्स एंड स्कूटर एंड मोटर बाइक्स, दैट इज 2 व्हीलर्स, इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स, द नंबर ऑफ कार पार्क्ड इज। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ कार पार्क बी एक्स एंड द नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स जो पार्क किए गए हैं वो हो जाएंगे लेट से वाई। ठीक है, तो टोटल पार्क्ड व्हीकल्स की संख्या कितनी हो गई, टोटल पार्क्ड व्हीकल्स एक्स प्लस वाई है ना, एक्स कार है बाकी 2 व्हीलर हैं तो एक्स प्लस वाई इज द टोटल नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। अब टोटल व्हील्स की अगर हम बात करें, टोटल व्हील्स, तो व्हील्स कितने होंगे, अगर एक्स कार है एंड कार इज अ 4 व्हीलर तो देयर विल बी 4x व्हील्स ऑफ कार एंड दिस इज वाई 2 व्हीलर्स, और हर 2 व्हीलर में 2 व्हील्स, सो दिस बिकम्स 2y। अब ये क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज 100 मोर देन ट्वाइस, इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। ठीक है, अब आपको लगेगा इक्वेशन एक ही है, 2 अननोन है, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करें, हो जाएगा। अभी देखो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 प्लस 2x प्लस 2y, देखो यहाँ से 2y कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इधर लाओ, 2x इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू 100 बाई 2 दैट इज 50, और आपको x की ही वैल्यू निकालनी थी बिकॉज x इज द नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, आपसे यही पूछा है, द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इज 5050, आंसर इज ऑप्शन सी। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन बनी है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। ठीक, चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। तो हमने मोर देन 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इस मिसलीनियस में से भी अभी तक, है ना। 3 सेशंस हमने लिए हैं, 2 में 14 क्वेश्चंस और 1 में 13, तो हमारे मतलब 41 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। वी हैव डन विद 1/3। ठीक है, बाकी बचे हुए जो हमारे 6 दिन हैं उनमें हम आगे बचे हुए 80 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, तो जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से अगर किसी को भी ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, और कुछ भी अगर आपको हेल्प हो रही है तो कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना में भी आप लोग कंफर्टेबल हों, सो दैट कि थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से, है ना। तो जितने में भी आप कंफर्टेबल हो, जितना अमाउंट, उतना आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कल का टॉपिक तो हमारा मिसलीनियस ही रहेगा, पार्ट 4 में हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, डे 40 में हम लोग कल आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी बचे हुए जो सीरीज़ के हमारे 6 दिन हैं उनमें हम लोग मिसलीनियस क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, और बाकी बचे हुए जैसे मैंने आपको बताया कि 80 के आसपास क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वी विल कवर देम अप इन नेक्स्ट 6 डेज़। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में आप लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से सेशंस को देखते रहें, फॉलो करते रहें, आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ से मिल रही होगी, ऐसे मुझे उम्मीद है।
अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, है ना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बाकी हमारी सीरीज़ के बारे में, हमारे जो कोर्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ या कहीं भी आप इधर उधर थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।